हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं इनकम टैक्स के अंतर्गत इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन नामक शीर्षक की चर्चा करने जा रहे हैं। इसे प्राय प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस भी कहते हैं। अर्थात इस शीर्षक को समझने के लिए सर्वप्रथम मैं आपसे कुछ अप्रत्यक्ष प्रश्न करना चाहता हूँ। अगर मैं पूछता हूँ कि क्या आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना जानते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपका उत्तर होना चाहिए यस, क्योंकि आप इंटर के छात्र नहीं हैं, बल्कि आप या तो बीकॉम के लिए पढ़ रहे हैं या सीए इंटर के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये उत्तर प्राय आपके द्वारा दिया जाता है कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना जानता हूँ। तो इस संबंध में हम ये भी कह सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्राय किस प्रकार के आइटम को डेबिट किए जाते हैं और किस प्रकार के आइटम को क्रेडिट किए जाते हैं। स्वाभाविक रूप से इसका भी उत्तर आप जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जस्ट लाइक ए रेवेन्यू अकाउंट होते हैं, अर्थात रेवेन्यू प्रकार के एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू प्रकार के गेन्स और इनकम पीएल अकाउंट के अंतर्गत निकाले जाते हैं। अगर इसको थ्योरेटिकली किताब के अनुसार पढ़ाया जाए तो यह बहुत ही एक विस्तार पूर्वक पढ़ाने की आवश्यकता होती है, और प्राय देखा जाता है कि इसे किताबों के लेकर प्राय बताए जाते हैं कि हम इतने प्रकार से व्यापार करते हैं। व्यापार हर कोई अपने जीवन में अपने भरण पोषण के लिए, जीवन यापन के लिए धन का उपार्जन करता है। स्वाभाविक रूप से वह धन के उपार्जन के लिए प्राय व्यापार करते हैं। अर्थात कुछ लोग व्यापार के अंतर्गत आते हैं तो कुछ लोग प्रोफेशन, दैट मीन्स वो अपनी सेवाओं को बेचकर लाभ कमाते हैं। हर आदमी का एक उद्देश्य होता है जीवन यापन हेतु आय का उपार्जन करना। कोई व्यापार के द्वारा आय का उपार्जन करते हैं तो कोई प्राय सेवाओं को बेचकर आय का उपार्जन करते हैं, अर्थात हम उसे एज ए प्रोफेशंस के रूप में जानते हैं। आज हम पहली चर्चा बिजनेस के संबंध में करेंगे, और मैं कोई किताबी चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। किताबी चर्चा का मतलब होता है कि व्यापार 12 प्रकार से लिखे गए, अर्थात किताबों को सामने में रखकर उसके एक एक लाइन को पढ़कर बच्चों को समझाना, अर्थात ये मेरी उपलब्धि नहीं है। ये आपके समय को सिर्फ बर्बाद करना है। एक छोटे से चैप्टर को, छोटे से टॉपिक को एक लंबा हिस्ट्री बना देना है। और हम जब भी इनकम टैक्स को पढ़ते हैं तो हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है प्रिपरेशंस ऑफ प्रॉब्लम। मीन्स हम किसी भी प्रॉब्लम को किस प्रकार से हल करें, कम से कम थ्योरेटिकल ज्ञान के आधार पर भी हम चाहें तो इसको हल कर सकते हैं। तो मैं बिना किसी बुक्स के, अर्थात मैं कोई अंडर सेक्शंस की बात नहीं करूंगा, हम एक लॉजिक की बात करते हैं और लॉजिक के द्वारा प्राय इसको सीखने का कोशिश करते हैं। और जब हम इंडिविजुअली, आज हम 12 प्रकार के व्यापार, क्या 22 प्रकार के व्यापार भी समझा दें फ्रॉम द बुक्स, तो ये भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि एक आदमी अपने जीवन यापन के लिए न केवल 12 प्रकार और 22 प्रकार के व्यापार करते हैं, बल्कि व्यापार की कोई नेचर नहीं होती, उद्देश्य एक होता है। उद्देश्य होता है जीवन यापन हेतु धन का उपार्जन करना, चाहे वह व्यापार किसी भी प्रकार से किया जाए। व्यापार हम लीगल तरीके से भी करते हैं और इल्लीगल तरीके से भी करते हैं। जब हमारे सामने जीवन यापन वाली समस्या खड़ी होती है तो कुछ लोग तो इसे लीगल तरीके से व्यापार करते हैं, धन का उपार्जन करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। लेकिन जब वह लीगल तरीके से नहीं कमा पाते हैं तो प्रायः कुछ
गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करके भी अपने जीवन यापन हेतु धन का उपार्जन करता है। कोई स्मगलिंग का बिजनेस करता है, कोई डकैती का बिजनेस कर रहा होता है, कोई सुपारी लेकर किसी की हत्या करने की बात सोचता है। अर्थात ये सारे इलीगल बिजनेस हैं, लेकिन इसे भी एक धंधा कहा जाता है। धंधा कोई भी आदमी क्यों करता है? तो अपने जीवन यापन हेतु, चाहे वह लीगल प्रकार से धंधे किए जा रहे हों या इलीगल प्रकार से किए जा रहे हों। सरकार के दृष्टिकोण से टैक्स लगाने के लिए लीगल और इलीगल कुछ नहीं होता है। अर्थात आप लीगल तरीके से इनकम कमाए हैं, उस पर भी आपको सरकार को टैक्स देने के लिए कैलकुलेट करना होगा। अगर इलीगल तरीके से आपने कोई धंधा किया और उससे आपने कमाया है तो उस पर भी सरकार को आपको टैक्स देना होगा, चाहे आप स्मगलिंग के बिजनेस ही क्यों न कर रहे हैं। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम इंडिविजुअली किसी एक व्यापार में जुड़ते हैं। एक साथ हम 22 व्यापार तो नहीं करते, लेकिन एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर हमको अन्य प्रकार के व्यापार के कंसेप्ट को समझाना पड़ता है। लेकिन जब हम अपने इंडिविजुअल लाइफ में प्रवेश करते हैं तो हम कोई एक व्यापार कर रहे होते हैं, और कहना नहीं होगा कि जिस व्यापार को हम कर रहे होते हैं उस व्यापार के अंतर्गत घटित होने वाली घटनाओं को मैं अच्छी तरह समझता हूं। अर्थात अगर इस प्रकार से हमारे सामने कोई व्यापारिक सिंगर आ जाए तो उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मैं इंडिविजुअल हूं कहाँ? एज ए टीचर न तो मैं इंडिविजुअल हूं और एज ए स्टूडेंट आप भी इंडिविजुअल नहीं है, इसलिए हम दूसरे प्रकार के व्यापार को पढ़ते हैं। मीन्स यह इस प्रकार का व्यापार कर रहा है तो उसकी आय को निकालने के लिए किस प्रकार के संदर्भ को ध्यान में रखना होगा। ये उस प्रकार का व्यापार कर रहा है, उसकी आय को निकालने के लिए किस प्रकार के संदर्भ को भी ध्यान में रखना होगा। संदर्भ अर्थात हर व्यापार का अपना एक संदर्भ होता है। अगर उस संदर्भ को हम समझ जाए, मीन्स फेस टू फेस अगर सामना करने के लिए मिल जाए तो उसे समझने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हम फेस टू फेस किसी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं, बल्कि हम यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यापार, किसी भी प्रकार के व्यापार को क्यों न किया जाए, कुछ में कॉमन, दैट मीन्स कुछ न कुछ समानताएं होती है। जैसे समानताओं का मतलब, पहली समानता, सब व्यापार प्राय जीवन यापन के लिए धन उपार्जन करने हेतु ही किया जाता है। दैट इज ए कॉमन फैक्टर इन ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेसेस। मैं सभी प्रकार के व्यापार में ये कॉमन फैक्टर है। तो जितने भी व्यापार होते हैं उसके अंतर्गत कुछ तो कॉमन फैक्टर होते हैं, और उस कॉमन फैक्टर को हमें समझने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो प्राय उसी खास प्रकार के व्यापार के संदर्भ में देखे जाते हैं। अर्थात उसी संदर्भ में देखने के लिए थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन इसे भी आसानी पूर्वक विथ लॉजिक समझा जा सकता है। तो ये सब बातें हमने आपको इसलिए बताया कि मैं कोई किताब खोलकर सामने में रखकर एक एक करके डिफिनेशन नहीं बताने जा रहा हूं। अर्थात ये डिफिनेशन बताना, ये 12 प्रकार के व्यापार होते हैं, इस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं, ये सब आपके समय को बर्बाद करना है। मैं आपके समय को बचाना चाहता हूं। कम से कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान देना ही एकमात्र मेरा उद्देश्य होता है। अर्थात मैं किसी भी चीज को हिस्ट्री नहीं बनाता, इतिहास नहीं बनाता। अर्थात अगर आपको लंबा ही पढ़ना है, एक दिन के कोर्स को 15 दिन में पढ़ना है, तो आपके समक्ष, आपके हाथ में किताब होती है, आप उसे स्वयं पढ़ सकते हैं। स्वयं पढ़ सकते हैं, हिंदी को, इंग्लिश को हिंदी में रूपांतरित कर सकते हैं। अर्थात उसे किसी शिक्षक के द्वारा पढ़ाने की क्या आवश्यकता है। फिर भी आप इस बात को रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि शिक्षक हमारे साथ क्या कर रहे हैं। अगर ये रियलाइज करने लग जाए तब आपको अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। दैट मीन्स हम कोई वीडियो भी बनाते हैं तो सिर्फ इतना,
आज मैं आपको छात्रों को कहना चाहता हूं कि मैं 41 वर्ष से बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, मेरा जीवन शैली ही यही है। लेकिन इन 41 वर्षों में मैंने एक भी प्रॉब्लम को छात्रों की कॉपी पर अपने आप स्वतः नहीं बनाए हैं। मैं बच्चों को सिर्फ कंसेप्ट ही देता हूं और वो सारे हिसाब स्वयं हल करते हैं। यही मेरा पढ़ाने का तरीका है, चाहे ऑफलाइन के द्वारा हम पढ़ाते हों या आपके वीडियो के समक्ष पढ़ाते हैं। तो इन बातों पर भी गौर करना आवश्यक है कि हमें किस प्रकार से किसी विषय को पढ़ना चाहिए, अर्थात एक प्रैक्टिकल है। कोई भी अकाउंटेंसी आप पढ़ते हैं, दैट इज ए प्रैक्टिकली मैटर। ये थ्योरिटिकल मैटर नहीं है, प्रैक्टिकल मैटर है, अर्थात थ्योरिटिकली सिद्धांत थ्योरी को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि प्रैक्टिकल अच्छे तरह से कर सकें, अर्थात विदाउट थ्योरी भी हम प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। तो अगर बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल कर सकते हैं तो फिर हम एक थ्योरिटिकल पर समय बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है। तो बच्चों, मैं छात्रों को जो कहना चाहता हूं, आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और मैं विथ लॉजिक, एक लॉजिक के आधार पर मैंने जितनी भूमिका अभी बांधा, वो भूमिका आपके आसपास भी मंडराते होंगे। आप भी खुद इस बात को रियलाइज करते होंगे कि सर का कहना बिल्कुल ही वाजिब है कि अर्थात कोई भी प्रॉब्लम को अगर कम से कम समय में सीखा जाए तो वही क्वालिटी टीचिंग कहलाता है, अन्यथा उसमें क्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जब हम भी बुक्स खोलकर ही पढ़ाएंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि आप स्वयं किताब पढ़ लीजिए, स्वयं बुक्स खोलकर इसको समझ लीजिए, तो फिर मुझे पढ़ाने की क्या आवश्यकता है। आइए अब चर्चा करते हैं बिजनेस। पहले बिजनेस पर चर्चा करेंगे। बिजनेस जो किया जाता है, आप बहुत ही स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से कहने की जरूरत नहीं है। मुख्यतः बिजनेस हम दो प्रकार से करते हैं, लिखेंगे नहीं, उसमें भी समय बर्बाद होता है। मैं समय की बर्बादी को रोकना चाहता हूं। जब हम आपको मौखिक बोल रहे होते हैं तो लिखने का काम तो आप स्वतः कॉपी पर भी कर सकते हैं, अर्थात लिखकर। मैं अपने टाइम को व्यस्त नहीं करना चाहता हूं, न तो छात्रों के टाइम को बर्बाद करना चाहता हूं, अर्थात हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है समझाना। तो कोई भी व्यापार दो तरीके से किया जाता है, मैंने अभी इसकी व्याख्या की है, एक लीगल तरीके से और एक इलीगल तरीके से। साथ ही साथ हमने बताया कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस, बहुत सारे आइटम जो होते हैं वह कुछ कॉमन फैक्टर के होते हैं, कुछ कॉमन होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो प्राय उसी व्यापार के संदर्भ में पाए जाते हैं, अन्य व्यापार के संदर्भ में नहीं पाए जाते। तो हम व्यापार दो प्रकार, धंधा दो प्रकार से करते हैं। कितने तरीके का समझाने की जरूरत है कि आप सट्टा का व्यापार करते हैं, जुआ खेलते हैं, शेयर मार्केट में रुपया लगाते हैं, आप वायदे कारोबार का सौदा करते हैं। ये सब किताबों का अंग हो सकता है, इसको कुछ बहुत मजबूत स्थिति में लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बातों बातों में बहुत कुछ कहते हैं, तो उसको समझिए। लीगल व्यापार दो प्रकार से किए जाते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है हम कच्चे माल को खरीदकर उसे तैयार माल बनाते हैं और तब उसको बेचते हैं। और ट्रेडिंग का मतलब होता है तैयार माल को ही खरीदते हैं और तैयार माल को ही बेचते हैं। आदमी इसी प्रकार से व्यापार को करता है, चाहे वह व्यापार छोटे आकार का हो या बड़े आकार का हो। स्वाभाविक रूप से छोटे आकार के व्यापार को तो हमें लेना ही नहीं है। व्यापार तो बहुत होते हैं, चाय पान की गुमटी भी व्यापार है, तो हम चाय पान की गुमटी आपको पढ़ावेंगे। व्यापार अर्थात किसे कहते हैं? तो कोई भी मानवीय क्रिया जो लाभ कमाने के लिए किया जाता है उसे व्यापार कहते हैं। तो ये चाय पान की गुमटी भी प्राय धन उपार्जन के लिए ही कर रहा है, ये भी व्यापार है, लेकिन यह व्यापार हमारे अंतर्गत नहीं आता है। हम जिस दृष्टि से इस विषय को पढ़ रहे हैं वह प्राय बड़े आकार के व्यापार को संबोधित करता है, छोटे आकार के व्यापार को नहीं। अर्थात ऐसे व्यापार जिसको प्रारंभ करने के लिए सो मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज
मीन्स कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करके इस व्यापार को शुरू किया जाता है। लेकिन ये छोटे छोटे जो व्यापार, चाय के पान की गुमटी जिसको कहते हैं, उसके लिए किसी लीगल फॉर्मेलिटीज की आवश्यकता नहीं। लेकिन सब अपना अपना धंधा में लगा हुआ, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। पान बेचने वाले का भी उद्देश्य धन उपार्जन करना है और टाटा और बिड़ला का भी उद्देश्य धन का उपार्जन करना है। हम पढ़ते हैं दूसरे के लिए, इसके लिए नहीं पढ़ते। तो समझ रहे हैं कि कोई भी बिजनेस दो प्रकार से किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। समझ गए होंगे, अब इसको पुनः दोहराने की जरूरत नहीं है। हम दो ही काम करते हैं, या तो कच्चे माल से तैयार माल बनाकर उसको बेचते हैं, या तैयार माल को खरीद कर तैयार माल को ही बेचते हैं। तैयार माल को खरीद कर तैयार माल को बेचना, दैट मीन्स ट्रेडिंग। और कच्चे माल से तैयार माल बनाकर बेचना, दैट इज ए मैन्युफैक्चरिंग। चाहे वह ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग, हर व्यापार के अंतर्गत हमने आपको सवाल किया शुरू में ही कि आपसे पूछें कि आप फाइनल अकाउंट बनाना जानते हैं, तो आपका उत्तर है बिल्कुल यस सर, जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो इनकम फ्रॉम बिजनेस आपके लिए कोई कठिन मुद्दा नहीं है। बहुत ही इसको साधारण तरीके से आप समझ सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिक के ध्यान रखें। पीएल अकाउंट हर व्यापार के अंतर्गत, एक वार्षिक खाते के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं तो उसके द्वारा नेट प्रॉफिट भी निकाला जाता है। जब नेट प्रॉफिट ऑलरेडी निकला हुआ है तो सरकार को या इनकम टैक्स ऑफिसर को या असाइनिंग ऑफिसर को उसी नेट प्रॉफिट पर टैक्स लगा देना चाहिए। तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है? तो पढ़ने की जरूरत यह है कि हमारा दृष्टिकोण और आईटी का दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने दृष्टिकोण से बनाया हूं, अर्थात या उसके दृष्टिकोण से शायद सही नहीं है। यही कारण है कि इसे उसके दृष्टिकोण से सही करने की आवश्यकता होती है, और इसी सही करने को हम इनकम फ्रॉम बिजनेस कहते हैं। दैट मीन्स प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस। हमने पीएल अकाउंट बना रखा है, लेकिन उसकी स्वीकृति प्राय इनकम टैक्स के द्वारा नहीं दी जाती है, सहमत नहीं होते हैं। वो हमारे द्वारा निकाले गए नेट प्रॉफिट पर वो सहमत होते हैं। यही कारण है कि वह अपने तरीके से मेरे व्यापार के लाभ को कैलकुलेट करता है और वैसे लाभ की गणना करता है जिस पर कि टैक्स लगाया जा सके। तो बात आ गई, अब आप पीएल अकाउंट बनाते हैं। ये बात खत्म हो गई, समझ गए मैन्युफैक्चरिंग है, ये ट्रेडिंग है, या पीएल अकाउंट है। पीएल अकाउंट में कुछ नहीं, बहुत कुछ लिखे जाते हैं और अंत में लिखा जाता है नेट प्रॉफिट। समझिए, नेट प्रॉफिट निकालने के पहले ना जाने सो मेनी आइटम, so many item will be written in debit side and credit side. डेबिट साइड जो लिखा जाता है ऑन द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट साइड जो लिखा जाता है क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट। पीएल अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, अर्थात इसके अंतर्गत जितने भी आइटम डेबिट और क्रेडिट में लिखे जाते हैं ऑल आर रिलेटेड टू द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट। हम बहुत कुछ पीएल अकाउंट में लिख देते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से वह बहुत कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम जो पीएल अकाउंट बनाते हैं हमारे दृष्टिकोण से सही है। अब इनकम टैक्स वाले हमारे पीएल अकाउंट को पुनः रिवाइज करते हैं। रिवाइज संशोधन, और संशोधन के द्वारा जो लाभ निकलता है उस पर प्राय टैक्स लगाने की बात सोची जाती है। तो संशोधन कैसे करेंगे? इसके डेबिट में सो मेनी, हमने बताया हंड्रेड्स ऑफ आइटम इन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, 100 ऑफ आइटम।
क्या एक एक आइटम को पढ़ने की जरूरत है? नो। अर्थात अब हम यहाँ 100 आइटम जो डेबिट साइड में होते हैं उसको 2 भागों में विभाजित करेंगे ऑन द आई ऑफ इनकम टैक्स। दैट मीन्स इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखे गए जितने भी आइटम हैं उसका 2 दृष्टिकोण बताएंगे। 100 आइटम क्यों न हो, 100 आइटम को 2 तरीके से बांटना सीखिए इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से। तो हम कहेंगे अलाउड एंड डिसअलाउड। अब यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम टैक्स के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। मैंने तो एक नेट प्रॉफिट निकाल रखा था, लेकिन इनकम टैक्स इस नेट प्रॉफिट को नहीं मानता है। इस नेट प्रॉफिट में वो कुछ संशोधन करना चाहता है। तो किस बात का संशोधन करना चाहता है? तो आपके पीएल अकाउंट में ये नहीं लिखना चाहिए, आपने लिख दिया। ये होना चाहिए, ये आपने नहीं लिखा। मीन्स इसी तरह की कुछ बातें डिस्कशन में आती है, और डिस्कशन में जब आती है तो 2 ही अर्थ निकलता है, अलाउड एंड डिसअलाउड। अलाउड एक्सपेंसेस एंड डिसअलाउड एक्सपेंसेस, अलाउड आइटम एंड डिसअलाउड आइटम। पूरे पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी आइटम लिखे हुए हैं सबको अलाउड और डिसअलाउड में बदलेंगे, सोचेंगे। कैसे बदलेंगे? अलाउड का मतलब है मैंने लिखा, उसने स्वीकार कर लिया। दैट मीन्स हमने जो लिखा उसके द्वारा भी उस पर सहमति है, दैट मीन्स अलाउड। और मैंने जो लिखा उसकी सहमति नहीं है, दैट मीन्स डिसअलाउड। तो इसी डिसअलाउड पर आपको पूरा ध्यान लगाना है कि कौन ऐसे आइटम है पीएल अकाउंट के डेबिट में जो बिजनेस के रिगार्ड में नहीं आता है, अर्थात बिजनेस को परिभाषित नहीं करता है। वो सारे आइटम जो आपने लिख तो दिए थे, लिखने के कारण नेट प्रॉफिट पर इसका प्रभाव पड़ा हुआ है, अर्थात इनकम टैक्स वाले उसको नहीं मानते हैं, सहमति नहीं देते हैं, इसलिए नेट प्रॉफिट पर पड़े प्रभाव को दूर करते हैं, और दूर करने के लिए उसे बैक करते हैं। बैक का मतलब अगर कोई डेबिट में आपने आइटम लिखा वो डिसअलाउड है, का मतलब क्या हुआ? डिसअलाउड आपने लिख दिया, लिखने के चलते क्या हुआ? नेट प्रॉफिट घटी हुई अवस्था में, उसको लिखने के चलते नेट प्रॉफिट पर प्रभाव घटने का गया है, और इनकम टैक्स कहता नहीं, दैट इज नॉट ए अलाउड आइटम, अर्थात वह आपके नेट प्रॉफिट में पुनः बैक करके जोड़ देगा। क्या कहते? डिसअलाउड का के मीन्स जो आपने लिखकर प्रॉफिट को घटाने का काम किया था, इनकम टैक्स आप ही के प्रॉफिट को संशोधित करेगा और पुनः आपके प्रॉफिट को उस आइटम से बढ़ा देगा। दैट इज द लॉजिक ऑफ, यही लॉजिक है, यही तर्क है, और इसी तर्क के आधार पर इसे आपको समझना होगा। अगर आप इस तर्क के आधार पर समझिएगा तो संभवतः एक आध गो कठिनाइयां जीवन में तो आती ही है, लेकिन 99% कठिनाइयों का पटापेच समाधान तुरंत आपके समक्ष हो जाएगा। अब हम केवल अलाउड और डिसअलाउड की विशेषता बता दिए कि जितने भी पीएल अकाउंट में डिसअलाउड आइटम है आपने लिख दिया, जिसके चलते आपके द्वारा निकाले गए नेट प्रॉफिट पर इस आइटम का प्रभाव हो गया। इनकम टैक्स उस आइटम को अलाउड नहीं मानता है, तब उसको आपके प्रॉफिट में पुनः रिवर्स का इफेक्ट देगा, आपके ही नेट प्रॉफिट को संशोधित करेगा। इसीलिए इसके किसी भी प्रश्न को जब हल किया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल
नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट ही लाया जाता है, और उस नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट में जितने भी डिसअलाउड आइटम ऑफ डेबिट साइड एंड डिसअलाउड आइटम ऑफ क्रेडिट साइड है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्रभाव को नेट प्रॉफिट में दूर किया जाता है। तो अच्छी तरह समझिए अब डिसअलाउड एंड अलाउड। अलाउड कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो हर व्यापार के संदर्भ में बिल्कुल मान्य होते हैं, अर्थात वो सारे आइटम अलाउड माने जाएंगे जो रेवेन्यू नेचर्स के होते हैं। नंबर 1, जो रेवेन्यू नेचर्स के होते हैं वह जितने भी आइटम आपने पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखा है वो सारे इनकम टैक्स वाले भी अलाउड कहेंगे। इसका मतलब हुआ कि पीएल अकाउंट में जहां है उसको वहीं रहने दीजिए, टच करने की आवश्यकता नहीं है। अगर टच किए तो आपका हिसाब गलत हो जाएगा। तो अलाउड को बिल्कुल पीएल अकाउंट में ही रखने दीजिए, उसको छूने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डिसअलाउड को छोड़ने की आवश्यकता नहीं। अर्थात हर एक डिसअलाउड को बाहर लाइए और नेट प्रॉफिट पर उसका क्या प्रभाव आपने दिया था, इनकम टैक्स वाले उस प्रभाव को उसे दूर करेंगे। दैट मीन्स जस्ट लाइक आपके रिवर्स वो इनकम टैक्स के द्वारा किए जाएंगे। तो हमें क्या चुनना है? डिसअलाउड आइटम। अलाउड आइटम अपने आप समझ जाइएगा, जब डिसअलाउड आइटम की बात होगी तो इसका मतलब है इसके साथ साथ अलाउड आइटम को भी परिभाषित हम कर देते हैं। बिना कुछ समझाए हुए अलाउड आइटम की परिभाषा स्वतः स्पष्ट हो जाती है अगर हम डिसअलाउड आइटम को पढ़ लें तब। तो इतना चर्चा के बाद अब इसको पुनः मिटाते हैं और आपका शुरुआत कहां से करेंगे इसको देखिए। तो आप जब भी प्रश्न हल करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने प्रश्न के रूप में एक पीएल अकाउंट होंगे या पीएल अकाउंट के ही स्वरूप में दूसरे रूप में आपके सामने प्रदर्शित किया जाएगा। हर हाल में वह पीएल अकाउंट को ही बताएगा, चाहे पीएल अकाउंट के शक्ल में हो या उसकी सूरत कुछ दूसरे शक्ल में हो, लेकिन तब भी वह पीएल अकाउंट के ही स्वरूप की व्याख्या करता है। इस प्रकार हम सबसे पहले हम अपने पीएल अकाउंट के नेट प्रॉफिट को कौन ले रहा है इनकम टैक्स वाले। ये नेट प्रॉफिट अब हमारा नहीं, नेट प्रॉफिट अब इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से यहाँ लाया जा रहा है, संशोधन करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। जो मैंने अपने पीएल अकाउंट में गलत तथ्यों का समावेश कर दिया था वो सारे तथ्यों को निष्कासित करेंगे, अर्थात पीएल अकाउंट पर से प्रभाव को दूर करेंगे। इतने ही लॉजिक को समझना है। तो सबसे पहले हमने लिखा डिसअलाउड एक्सपेंडिचर इन डेबिट साइड, ये शीर्षक हो गया। इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें समझाएंगे। तो हमने पहला दे दिया एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अदर हेड्स। एक व्यक्ति के पास प्राय कई शीर्षक के स्रोत होते हैं, अर्थात
शीर्षक के स्रोत होते। हो सकता है दूसरे शीर्षक की बातों को आपने अपने पीएल अकाउंट में लिख दिया, तो दूसरे शीर्षक की बातों को अगर पीएल अकाउंट में लिख दिए तो यह तो उस शीर्षक में होनी चाहिए, इस शीर्षक में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो दैट विल बी डिसअलाउड। दैट मीन्स आपके पीएल अकाउंट से वह राशि निकालकर आपके पीएल अकाउंट में पुनः जोड़ दिया जाएगा। और इसके पीछे लॉजिक क्या है? आपने लिखा था, लिखने के चलते आपके प्रॉफिट पर इसका प्रभाव कम होने का गया था, इसीलिए आप ही के प्रॉफिट में इसे बढ़ाने के प्रभाव को डाल रहे हैं। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। प्रोप्राइटर्स एक्सपेंसेस, प्रोप्राइटर का मतलब मालिक, इसको हम पर्सनल एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, व्यक्तिगत खर्च। प्राय देखा जाता है कि आप अपने व्यक्तिगत से संबंधित मीन्स जो लाभ जो मालिकों से रिलेटेड है उसे भी आप पीएल अकाउंट के डेबिट में लिख देते हैं। दैट मीन्स आप लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आपका पर्सनल कोई मोटर कार है, लिख देते हैं मोटर एक्सपेंसेस। आपका कोई रेसिडेंशियल हाउस है, उसकी मरम्मती कराए, लिख दिए रिपेयर। लिखने में क्या जाता है? हम अपने पीएल अकाउंट को बना रहे हैं, हम किसी भी प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि मैं अपने ज्ञान के लिए इसे बना रहा हूं, अपने व्यापार के लाभ को जानने के लिए बना रहा हूं। मुझे पूरा हक है कि हम अपने पीएल अकाउंट को जैसे चाहें हम बनाएं। लेकिन इनकम टैक्स आपके जैसे तो नहीं सोचेगा, वह अपने तरीके से सोचेगा। आप अपने तरीके से सोचकर पीएल अकाउंट बनाएं। तो एक शीर्षक है प्रोप्राइटर्स एक्सपेंसेस। दैट मीन्स एनी आइटम रिलेटेड टू द प्रोप्राइटर इन एनी सेल, किसी भी रूप में अगर वह मालिक से संबंधित है तो वह आइटम डिसअलाउड हो जाते हैं। अर्थात मालिक अपने ड्राइंग, जैसे आप पीएल अकाउंट के डेबिट में इनकम टैक्स लिख देते हैं, हम कोई शीर्षक नहीं लिखें, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आप जब रोजनामचा बनाते होंगे या पढ़ते होंगे तो इनकम टैक्स ड्राइंग का बोध कराता है। अर्थात ड्राइंग रिलेटेड टू द प्रोप्राइटर, रिलेटेड टू द ऑनर, दैट इज ए पर्सनल, अर्थात इनकम टैक्स डिसअलाउड हो जाएंगे। लेकिन सेल टैक्स डिसअलाउड नहीं होंगे। सेल टैक्स और इनकम टैक्स की बातें अलग अलग हैं। इनकम टैक्स एक ड्राइंग होते हैं, लेकिन सेल टैक्स ड्राइंग नहीं होते हैं। सेल टैक्स आज वर्तमान में इसे जीएसटी के रूप में जाना जाता है। अर्थात आपका कोई जीएसटी आइटम है तो वह अलाउड आइटम है, आपने लिखा इनकम टैक्स वाले इसे स्वीकार करेंगे। दैट मीन्स अलाउड को टच नहीं करना है, केवल डिसअलाउड को टच करना है। तो अभी आपको 2 शीर्षक दिए हैं और बहुत सारे शीर्षक हैं। हमारे पास थोड़ा टाइम का लिमिटेशन होता है, घबराने की भी बात नहीं है। 1 से 2 दिन, 2 दिन से मैक्सिमम 3 दिन में आपके पूरे लॉजिक एज ए होल कंसेप्ट के रूप में मैं आपको समझा दूंगा। किसी किताब के पन्ने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसे लॉजिकली सोचने की आवश्यकता है। अर्थात पहला लॉजिक हमने आपको बता रहे हैं कि रेवेन्यू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स एक व्यापार में जो डे टू डे एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, दैनिक रूप से किए जाते हैं, जिस खर्च का स्वरूप स्वभाव रेकरिंग टाइप का होता है, अर्थात उसके बिना आपका व्यापार तो चल ही नहीं सकता है। तो ये सारे आइटम अलाउड आइटम होते हैं, उसे टच करने की जरूरत नहीं। मैंने फिर कहा कि बहुत सारे आइटम कॉमन होते हैं जो किसी भी प्रकार के व्यापार हो। जरा आप सोच कर देखिए कि कौन ऐसा व्यापार है जिसके अंतर्गत सैलरी शीर्षक का कोई खर्च ना हो। हर व्यापार में खर्च होते हैं, दैट इज ए कॉमन आइटम। तो कुछ कॉमन आइटम होते हैं, कुछ उसी व्यापार के संदर्भ में होते हैं। जो संदर्भ में होते हैं उसे हमें समझने की जरूरत होती है। तो छात्रों,
आज के लिए हम यहीं पर वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और अच्छी तरह से इसको डिस्कस करेंगे। वैसे मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि बिल्कुल कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक ज्ञान आपको मुहैया करवाना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। मैं अपने जीवन काल में यही काम करता आ रहा हूँ। मेरे जितने भी पढ़ने वाले ऑफलाइन स्टूडेंट होते हैं सब मेरे कंसेप्ट के आधार पर होल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर जाते हैं। हमारा काम सिर्फ करना क्या होता है, चेक करना होता है। जहां पर कोई गलती उसको समझ में आती है मैं उसे बताता हूं, समझाता हूं अच्छी तरह से, और समझाने का काम भी मैं अपने ही कॉन्सेप्ट पर करता हूं कि मैंने आपको ये सेंटेंस लिखाया था कि नहीं लिखाया था। अगर इस सेंटेंस को लिखाया था तो बच्चे तुरंत उसको पकड़ लेते हैं, समझ जाते हैं। यही कारण है कि मैं भी आपको भी कह रहा हूं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको मैंने बता दिया है। अगर किसी भी प्रकार का कठिनाई हो तो वो कठिन अंश को आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर आ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर डिस्कस कर सकते हैं। तो छात्रों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी बातें आपको बिल्कुल अच्छी लगती हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यही मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम होता है। जो मैं इतना बकबक करता हूँ इसका कुछ तो रिटर्न आपको देना चाहिए। कुछ लगता नहीं है, फिर भी न जाने क्यों हम स्ट्रीम क्लास नहीं लेते, ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेते, जहां 1000 नहीं 5000 स्टूडेंट एक बड़े से हॉल में बैठे होते हैं और उसको 5000 तुरंत लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मिल जाता है। मिलेगा क्यों नहीं भाई? सामने में बैठकर फ्री ऑफ कॉस्ट में वो पढ़ाई कर रहा है। अगर टीचर कहता है कि अभी देखो जी 580 लाइक ही आया, तुम लोग 5000 बैठे हुए हो, कौन है जो लाइक नहीं कर रहा? तुरंत बटन फटाफट दबने लगता है और इस प्रकार उसके 5000 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मिल जाते हैं। लेकिन हमको तो एक एक लाइक और एक एक शेयर और सब्सक्राइब के लिए आप पर निर्भर रहना पड़ता है। आधार हमारी निर्भरता को आप समझिए और स्वच्छ मन से इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।